नमस्कार एवरीवन। जन राष्ट्रवाद का उदय सेशन नंबर 9 यानी कि 8 सेशन हमारे पहले कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा दोस्तों खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 से लेके 1924 तक चला। इससे पहले वाले सेशन में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड को कंप्लीट किया, तो आज हम खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड के शेष तथ्य मैं आपको कंप्लीट करवा देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कुछ कंफ्यूजन था, जैसे हंटर समिति को लेकर। तो इसका गठन कब हुआ? 14 अक्टूबर 1919 को। और इसके अंतर्गत सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1+8, यानी कि एक तो अध्यक्ष था और 8 सदस्य थे। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि जिसमें 3 तो भारतीय थे, जिनके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो, चिमनलाल, जगत नारायण और सुल्तान अहमद खां, और ये 5 अंग्रेज थे, उनके भी नाम मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। रैनकिन, W.F. राइस, जॉर्ज बेरो, थॉमस स्मिथ, H.C. स्टोक। तो कुल मिला के 1+8, एक अध्यक्ष था और 8 सदस्य थे। ये तो हुई बात हंटर समिति की। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान रखनी है, अपने नोट्स में अपडेट करना है, कि सरकार ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट आने से पूर्व ही दोषी लोगों को बचाने के लिए एक बिल पास किया था। उस बिल का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, उस बिल का नाम था इंडेमनिटी बिल, या हम कहें क्षतिपूर्ति अधिनियम। तो ये नाम भी आप ध्यान रखें कि कौन सा बिल था जिसके माध्यम से लोगों को बचाया था, अंग्रेजों ने अपने आदमियों को बचाया था। तो ये क्षतिपूर्ति अधिनियम ध्यान रखें आप। इसके बाद एक तहकीकात समिति का भी हमने जिक्र किया था लास्ट सेशन में। गठन कब हुआ? नवंबर 1919 में। अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और इसमें सदस्य कौन कौन थे? जैसे महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, तैयब जी, M जयकर और के संथानम। और मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इन सदस्यों का नाम RBSC की बुक में भी दिया है, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात बनती है। ठीक है, ये सब हालांकि लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें यहाँ पे अपडेट और करनी चाहिए। जैसे तहकीकात समिति में मैंने ये सदस्यों के नाम नहीं लिखवाए थे आपको, है ना? तो ये नाम भी आप अपडेट करें। और सदस्य कितने हो जाएंगे? 1+9 सदस्य थे इसमें। ठीक है, माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में एक भारतीय उधम सिंह ने की थी। ठीक है, 13 मार्च 1940 को। ये डेट तो मैंने आपको स्टोरी की फॉर्मेट में सब कुछ समझा दिया था, लेकिन ये पंक्ति आपको नोट नहीं करवाई थी मैंने नोट्स में। तो ये उधम सिंह का भी नाम आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इसके साथ ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित 2-4 बातें थी, इनको भी आप अपने नोट्स में अपडेट करें। नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स कहाँ मिलेंगे? नोट्स आपको मिलेंगे कपिलांश एकेडमी के एप्लीकेशन पर, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रजिस्टर करें, फिर वहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन दिखाई देगा आपको वहाँ पे। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज पर क्लिक करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद आपको चौथे नंबर पर इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज मिलेगी, उस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको ऊपर कंटेंट का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो तीसरे नंबर का ही फोल्डर मिलेगा यूट्यूब क्लास PDF का। तो वहाँ से आप PDF फ्री में प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए गए हैं अब तक की सभी क्लासेस के भी। ठीक है, तो इनको आप देख लेना। अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा खिलाफत आंदोलन। बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है केवल बातों को, कि ये आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, रीजन क्या था, उद्देश्य क्या था। अगर आप 5 से 7 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, आनंद भी आएगा आपको। आप यहाँ पे ये बात सोच रहे होंगे कि खिलाफत आंदोलन हम पढ़ने वाले हैं, उसके साथ मैंने यहाँ पे ये असहयोग आंदोलन क्यों लिखा है। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये दोनों आंदोलन साथ साथ चलेंगे।
असहयोग आंदोलन पहले ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन खिलाफत आंदोलन जारी रहेगा 1924 तक। असहयोग पहले समाप्त हो जाएगा। कई पुस्तकों में आप ये भी देखते होंगे कि ये दोनों टॉपिक एक साथ ही दिए हुए होते हैं, क्योंकि साथ साथ चलते हैं और एक ही व्यक्ति दोनों को लीड कर रहा होता है, उनका नाम है गांधी जी। तो इस वजह से पुस्तकों में ये एक साथ भी मिलते हैं। लेकिन हम दोनों टॉपिक को अलग पढ़ेंगे। पहले हम खिलाफत पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे, क्योंकि खिलाफत आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने की मतलब वो चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने हमारी बातों को नहीं माना तो अब हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो हम दोनों को सेपरेट पढ़ेंगे, पहले हम खिलाफत पे बात कर लेते हैं। ठीक है सर, आइए दोनों साथ साथ चलते हैं, गांधी जी दोनों को लीड करते हैं, तो इस वजह से ये पुस्तकों में भी साथ मिलते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए बातों को। खिलाफत आंदोलन, आंदोलन शब्द को तो आप जानते ही हैं। बात करते हैं खिलाफत की। क्या है ये खिलाफत? ये शब्द आया कहाँ से? खिलाफ, विरोध। अब किसके खिलाफ, किसका विरोध किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे मैंने खिलाफत का अर्थ लिखा है पहले, विरोध करना। तो दूसरा प्रश्न यहीं से जनरेट होता है कि किसका विरोध किया जा रहा है? ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय मुसलमानों के द्वारा ब्रिटिश सरकार का विरोध किया जा रहा है। अब अगला प्रश्न ये आता है आपके मस्तिष्क में कि क्यों क्यों विरोध किया जा रहा है। उसको समझने के लिए हम चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध की तरफ, जो कि कब हुआ? 1914 से लेके 1918 तक हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मैं आपको खिलाफत आंदोलन का जो बेसिक बात है ना कि ये क्यों हुआ था, वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बात को ध्यान से सुनिएगा आप सभी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 18 तक हुआ था। आपने अगर मेरी पहले की क्लासेस देखी है तो ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि दो गुट बने थे प्रथम विश्व युद्ध में, जिनको हमने क्या नाम दिया? धुरी राष्ट्र, और दूसरे को हमने नाम दिया मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कुछ ये देश आते हैं और मित्र राष्ट्र में ये देश आते हैं। लेकिन हमें फोकस करना है किसके ऊपर? तुर्की के ऊपर। और दूसरा हमारा जो ध्यान देना है हमें भारत के ऊपर। और भारत किसके ऊपर निर्भर करता है? भारत निर्भर करता है ब्रिटेन के ऊपर, क्योंकि भारत ब्रिटेन का क्या है? उपनिवेश है। ब्रिटेन लड़ेगा तो भारत अपने आप लड़ेगा। अब समझिएगा बात को कि मामला क्या चल रहा है। हम विश्व युद्ध की बातों को वापस से रिवाइज कर रहे हैं। दो गुटों में लड़ाई चल रही है। धुरी राष्ट्र में आता है तुर्की और भारत आता है मित्र राष्ट्र में। अब देखिए तुर्की में क्या होता है, जो तुर्की का जो सुल्तान होता है, जो राजा है, वो क्या कहलाता है? खलीफा। अब जो तुर्की का जो राजा होगा वो एक तो तुर्की का राजा है, और दूसरा क्या है उसकी इंपॉर्टेंस? विश्व में मुस्लिम समाज के धार्मिक प्रधान के रूप में है। यानी कि विश्व में जितने भी मुसलमान हैं, मुस्लिम धर्म के व्यक्ति है, वो खलीफा का क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो समस्या यहाँ पे ये आई, मैंने थोड़ी देर पहले खिलाफत का आपको मतलब समझाया कि विरोध करना। किसका विरोध? ब्रिटिश सरकार का विरोध। और किसके द्वारा? भारतीय मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है। तो जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो भारतीय मुसलमानों के ऊपर एक धर्म संकट ये आया कि अगर हम ब्रिटेन की तरफ से लड़ेंगे, किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ, तो हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? खलीफा के खिलाफ। और खलीफा क्या है? मुस्लिम समाज के धार्मिक प्रधान के रूप में स्थापित है विश्व में। तो ये मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि जो हमारी धार्मिक सत्ता का प्रधान है उसके खिलाफ हम कैसे लड़ सकते हैं। तो ये बात भारतीय मुसलमानों के बीच में उठने लगी कि नहीं नहीं, ये गलत हो रहा है। गलत क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन जीतता है, या मैं इसको ऐसे कहूं कि मित्र राष्ट्र जीतते हैं, तो जो ये दूसरे सामने जो देश हैं, अगर इनकी पराजय होती है तो ये वाले देश इनके साथ क्या करेंगे? अपमानजनक व्यवहार करेंगे। संधियों को जबरदस्ती इनके ऊपर थोपा जाएगा, जिससे क्या होगा?
भारत में जो मुस्लिम वर्ग के जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी भावनाओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी, क्योंकि तुर्की का जो सुल्तान है वो क्या है, विश्व में मुस्लिम समाज के धार्मिक प्रधान के रूप में स्थापित है। सारे मुस्लिम वर्ग के लोग खलीफा का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। एक तरफ तो वो सम्मान कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुर्की के खिलाफ हथियार उठाएंगे, तो ये संभव नहीं है। तो ये प्रश्न भारत में निवास करने वाले मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में उठने लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये प्रश्न उठने लगा तो ब्रिटिश सरकार के सामने ये बात पहुंची कि इस तरह की बात चल रही है और भारत के जो मुसलमान वर्ग के जो लोग हैं वो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उनका नाम कुछ ऐसा आता है, जॉर्ज लॉयड नाम से मिलता है, उन्होंने भारतीय मुसलमानों को ये विश्वास दिलाया कि अगर हम जीतते हैं, यानी कि मित्र राष्ट्र जीतता है या ब्रिटेन जीतता है, तो जो तुर्की का जो सुल्तान है खलीफा, उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, उसकी सत्ता को बरकरार रखा जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये ब्रिटिश सरकार ने कहा ऐसा। फिर उसके बाद भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटेन का सहयोग दिया प्रथम विश्व युद्ध में। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मित्र राष्ट्रों की जीत हुई, यानी कि ब्रिटेन की जीत हुई, तो पहले जो बात कही थी ब्रिटेन ने कि खलीफा के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाएगा, कोई भी संधि को थोपा नहीं जाएगा, खलीफा का पद बरकरार रखा जाएगा, उसकी सत्ता बरकरार रखी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब ब्रिटिश अपनी बात से मुकर गए दोस्तों। और खलीफा की सत्ता को वापस से पुनः स्थापित करने के लिए भारत के में जो मुसलमानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, ऐसा नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों ने भाग लिया। तो यहाँ पे जो आंदोलन चलाया गया उसको हमने क्या नाम दिया दोस्तों, खिलाफत आंदोलन नाम दिया। अब मेरे ख्याल से ये तीनों शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे कि भाई खिलाफत का मतलब होता है विरोध करना। किसका विरोध हुआ, ब्रिटिश सरकार का विरोध हुआ। किसके द्वारा हुआ, भारतीय मुसलमानों के द्वारा हुआ। और इसका जो सार है वो कहाँ से निकल के आता है, प्रथम विश्व युद्ध से। कि खिलाफत क्यों हुआ, ये सारी बातें मैंने आपको समझा दी है, खलीफा क्या है, क्यों है, और यहाँ पे क्यों विरोध हुआ। उम्मीद है मेरी बातें आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नोट्स के फॉर्मेट में। अब आपको सारी बातें आपको समझ में आएगी। देखिए, खिलाफत आंदोलन का समय 1919 से लेके 1924 तक। अब सबसे पहले हम कारणों पे बात कर लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ। एक जो समझाने की बातें थी वो मैंने आपको समझा दी है। कारण क्या, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ दोस्तों, तुर्की पराजित हो गया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, खलीफा की धार्मिक सत्ता के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने पहले तो ये कहा था कि हम तुर्की के साथ सम्मानजनक व्यवहार करेंगे, उसकी उसका जो साम्राज्य है उसको तोड़ा नहीं जाएगा, खलीफा की सत्ता को हम बरकरार रखेंगे, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वैसा नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, वादे के मुताबिक कार्य नहीं किया। तो फिर क्या हुआ, विरोध हुआ इस बात का। समझ में आ गई बात। तो कारणों में हम ये सब देख सकते हैं कि तुर्की पराजित हुआ, खलीफा की धार्मिक सत्ता को समाप्त कर दिया गया। तो जो भारत में जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वो वापस से सत्ता को स्थापित करना चाहते थे। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट हमारा यही है कि खलीफा की धार्मिक सत्ता के समर्थन में भारत में खिलाफत आंदोलन हुआ। और जैसा कि मैंने कहा आपको थोड़ी देर पहले कि जब इस तरह से युद्ध होते हैं, जो देश युद्ध जीतता है वो कोई ना कहीं पराजित देश पे उसके साथ संधि करनी पड़ती है, उसके साथ दबाव बनाया जाता है, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हुआ, ब्रिटेन ने तुर्की के साथ कौन सी संधि की, सेब्रे की संधि की दोस्तों। और ये क्या है, आरोपित संधि है, मतलब जबरदस्ती थोपी गई संधि है। क्या था ये संधि के अंतर्गत, तुर्की का साम्राज्य तोड़ दिया गया, धार्मिक स्थलों पर खलीफा की जो सत्ता थी, पहले जो स्थापित सत्ता थी, उसको समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि तुर्की के बहुत सारे स्थानों पे फ्रांस का अधिकार हो गया, ब्रिटेन का अधिकार हो गया। तो इस वजह से ये आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन, विरोध हुआ। तो ये हो गए दोस्तों इसके कारण। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए एनसीईआरटी में भी कुछ कहा गया है,
वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। खिलाफत आंदोलन क्या है, ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, एनसीईआरटी से हमने लिया है। देखिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। खिलाफत आंदोलन ये प्रारंभ हुआ मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। इस आंदोलन की निम्नलिखित मांगे थी। पहले के ओटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। देखिए यहाँ पे एक शब्द आया है ओटोमन साम्राज्य, तो ये तुर्की में जो साम्राज्य था ओटोमन साम्राज्य था, और वहाँ इसका प्रधान जो राजा होता था उसको हम कहते हैं खलीफा, कि भाई उसकी सत्ता को वापस से स्थापित किया जाए, वापस से उसका नियंत्रण बना रहे। खिलाफत आंदोलन की ये मांग थी। ठीक है। उसके अलावा इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे ये कुछ क्षेत्र हैं जैसे अरब, सीरिया, इराक, तथा खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने योग्य बन सके। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन के साथ मिलाने की कोशिश की। ये बात एनसीईआरटी में लिखी है। अब मेरे ख्याल से ये सारे शब्द आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पूरी स्टोरी समझा चुका हूँ प्रथम विश्व युद्ध को युद्ध के दृष्टिकोण से, कि क्या था, क्यों था, कैसे था ये। ठीक है, चलिए अब देखिए दो तीन बातें अभी हम और समझते हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए आप। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना एवं खलीफा के पद को बनाए रखना था। मेरे ख्याल से अब ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि ये आंदोलन का उद्देश्य क्या है, और ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, आरबीएससी में लिखी हुई है। ये बात हमने उधर से उठाई है। ठीक है। खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, ये बात भी ध्यान रखना। क्या प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था खिलाफत आंदोलन? भाई खिलाफत आंदोलन किसके लिए चल रहा है, तुर्की के सुल्तान के लिए, खलीफा के लिए। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था, है ना, यही तो लिखा है कि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। उम्मीद है दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम एक साथ इसमें लड़े थे दोस्तों, आवाज उठाई थी, क्योंकि गांधी जी ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया था, कांग्रेस ने भी दिया था। खिलाफत आंदोलन अहिंसक असहयोग का मार्ग अपनाया गया। इस आंदोलन में अहिंसा का मार्ग ही इसमें अपनाया गया था। असहयोग आंदोलन में भी यही अपनाया गया था। तो ये स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन अगर आपने खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका लॉजिक अगर आपने समझ लिया, तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे परीक्षा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कोई भी आंदोलन होता है तो कोई कमेटी वगैरह बनेगी, नेता लोग सामने आएंगे, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, और मुख्य लीडर कौन थे इसमें। तो खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हुई दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मार्च 1919 में। कहाँ पे, बंबई में। और किसके द्वारा, मुख्य रूप से अली बंधु थे इसमें, दो भाई थे ये, जिसमें पहला नाम आता है मोहम्मद अली का और दूसरा नाम आता है शौकत अली, और इन दोनों को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, अली बंधु बोलते हैं। एक सवाल और बनता है कि कौन सा व्यक्ति खिलाफत आंदोलन से संबंधित है या नहीं है। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है, देखिए पहला नाम आता है अली बंधु, तो इसमें वही दो नाम आ जाएंगे हमारे सामने। अली बंधु का मतलब क्या हुआ, दोनों में लिख देता हूं यहाँ पे, मोहम्मद अली, और दूसरा नाम हो गया शौकत अली। ठीक है। इसके अलावा अबुल कलाम आजाद, उसके बाद हकीम अजमल खां, डॉक्टर M.A. अंसारी और हसरत मोहानी। ये आरबीएससी के बुक में मिलते हैं सारे नाम। तो ये सब लीडर खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। समझ में आ गई बात सभी, तो ये नाम आपको पता होने चाहिए। खिलाफत कमेटी बन गई सर, और यही खिलाफत कमेटी आगे जाके क्या बनेगी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनेगी, क्योंकि ये एक क्षेत्र में बनी थी, बहुत सारे जगह क्षेत्रों में स्थापित थी खिलाफत कमेटियां।
फिर अखिल भारतीय स्तर के ऊपर भी कमेटी बनती है, फिर यही आगे जाके वो बनती है। देखिए अब कमेटी बनेगी तो उसका सम्मेलन होगा। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ये कब हुआ दोस्तों? 21 सितंबर 1919 को। कहाँ पे हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखें आप, लखनऊ में हुआ ये सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सेठ छोटानी ने इसकी अध्यक्षता की। और इस सम्मेलन में एक निर्णय हुआ क्या कि हम 17 अक्टूबर को क्या मनाएंगे दोस्तों? खिलाफत दिवस मनाएंगे। और फिर उसके बाद 17 अक्टूबर जब आया तो फिर खिलाफत दिवस मनाया गया। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? प्रथम ये लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता इसने की थी और इसमें ये निर्णय हुआ था। फिर इसके बाद एक सम्मेलन और हुआ अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का, जो कि कहाँ पे हुआ दोस्तों? दिल्ली में हुआ। ये देखिए, ये तो कब हुआ? सितंबर 1919 में, 21 सितंबर। फिर उसके बाद होता है 22-23 नवंबर 1919 को। कहाँ पे? दिल्ली में। पहले दिन इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? फजलुल हक ने की। और फिर उसके बाद दूसरे दिन इसकी अध्यक्षता की महात्मा गांधी ने। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। आ गई बात समझ में? अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट क्यों किया? उसका क्या रीजन है? उसका रीजन है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता हेतु। गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम यहाँ पे हम मुस्लिम भाइयों को सपोर्ट करेंगे तो आगे जाके वो भी हमें समर्थन देंगे। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। और गांधी जी ने एक बात कही इसको लेके, वो क्या थी कि खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना, गांधी जी ने माना, जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। ये बात भी गांधी जी ने कही है खिलाफत आंदोलन को लेके, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का यहाँ पे विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी का विरोध किया। क्यों? धार्मिक आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन से जोड़ने पर इसका विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि भाई ये धार्मिक आंदोलन था, खलीफा के सम्मान के लिए था, और गांधी जी क्या कर रहे थे इस आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन बना रहे थे। तो इस बात को लेके जिन्ना ने इसका विरोध किया। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि गांधी जी का किसने विरोध किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए। अली बंधुओं के नेतृत्व में वायसराय चेम्सफोर्ड के पास शिष्टमंडल भेजा और अपनी मांगे रखी, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अली बंधुओं ने यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली और जो भी खिलाफत आंदोलन के जो भी मैंने नेता आपको बताए, उन्होंने एक शिष्टमंडल भेजा। किसको? वायसराय को। और उस समय वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड था। 1919 की बातें याद कीजिए आप। और इनकी मांगे क्या थी? मांगे यही थी जो रीजन थे आंदोलन के। जैसे मैं वापस से आपको याद दिला देता हूँ कि भाई तुर्की का साम्राज्य तोड़ा नहीं जाए, धार्मिक स्थलों पर खलीफा की जो सत्ता है उसको वापस से बरकरार रखा जाए। तो ये सब मांगे थी, लेकिन चेम्सफोर्ड ने दोस्तों ध्यान नहीं दिया। ये लो साहब, यहाँ पे हम आ गए, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद दोस्तों 15 मई 1920 को तुर्की के साथ सेब्रे या सीवर्स भी नाम मिलेगा आपको कहीं पे, सेब्रे की संधि हो गई दोस्तों 15 मई 1920 को। मतलब तुर्की के ऊपर जो दबाव थे, जो एक विजेता देश एक पराजित देश के साथ संधि करता है ना, आरोपित संधि, तो ये संधि यहाँ पे की गई। ठीक है, तो इसी को कहते हैं सेब्रे की संधि। ये 15 मई को हो गई थी और लागू कब से हुई? 10 अगस्त 1920 से लागू हो गई। ये दो डेट मिलती है, तो कंफ्यूज मत होना आप। ये ड्राफ्ट बन गया था और ये लागू हो गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों आगे चलता हूं मैं। जून 1920 इलाहाबाद में AIKC का सम्मेलन हुआ। AIKC मतलब वही अखिल भारतीय, ये रहा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का जो सम्मेलन होता है वापस से होता है। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और इसी सम्मेलन में कमान जो है वो किसको दे दी जाती है? गांधी जी को दे दी जाती है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन चलाने की स्वीकृति।
कमान गांधी जी को सौंप दी जाती है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि गांधी जी को कमान सौंपी थी खिलाफत आंदोलन की, कहाँ पे, कब? जून 1920 इलाहाबाद में। और फिर जब सारा पावर गांधी जी के हाथ में आया तो उन्होंने क्या किया? जुलाई 1920 को गांधी जी ने क्या की घोषणा की कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम 1 अगस्त 1920 से क्या कर देंगे? असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ये गांधी जी ने घोषणा कर दी जुलाई को कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम क्या करेंगे? असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन भी शुरू हो जाता है जो कि 1922 तक चलता है। फिर ये समाप्त हो जाता है। ये क्यों होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे, चोरा चोरी कांड होगा, वो सारी बातें, क्योंकि इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे। तो फिर ये असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों साथ साथ चलते हैं। ये 1922 तक चलता है और खिलाफत 24 तक चलेगा। ठीक है। अली बंधु 1921 में क्या घोषणा करते हैं? सेना से इस्तीफा दें, सेना में भर्ती होना हराम है। मतलब एक तरीके से वापस से मैं आपको याद दिलाता हूं, जब प्रथम विश्व युद्ध चला था तो गांधी जी ने भारतीयों को भारतीयों को अंग्रेजों की सेना में भर्ती करवाया था। गांधी जी को सार्जेंट भी कहा था, याद है आपको? पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था। जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ उस समय इन्होंने अपनी मांगे रखी ब्रिटिश सरकार के सामने कि अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी तो हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तो जब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो अली बंधुओं ने क्या कहा कि भी जो ब्रिटिश सेना है उसमें भर्ती होना बंद करें। यहाँ पे यही बात मैंने लिखी है। इन्होंने घोषणा करी कि सैनिक सेना से इस्तीफा दें, जो ऑलरेडी सेना में है वो सब लोग इस्तीफा दे दीजिए। और सेना में भर्ती होना, इन्होंने क्या कहा? सेना में भर्ती होना हराम है। जब ये सब चला तो अली बंधुओं को क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने भी इनका समर्थन किया यहाँ पे। और फिर ये खिलाफत आंदोलन 1924 तक चला और इस आंदोलन में क्या हुआ? ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं का बहिष्कार किया गया, खलीफा का समर्थन किया गया, ठीक है, और अंग्रेजी सरकार से असहयोग। ये सब बातें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ये सब बातें खिलाफत के अंतर्गत आती है। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। तो ये सब चलता रहा दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है? समय आता है 1922 का। तुर्की की मैं बात कर रहा हूँ। 1922 में मुस्तफा कमाल पाशा, ये एक व्यक्ति आता है। पाशा के नेतृत्व में क्या होता है? तुर्की में क्रांति होती है। और वहां पे क्या होता है? सुल्तान के समस्त राजनीतिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, खलीफा का पद समाप्त कर दिया जाता है। किसके द्वारा? इसके नेतृत्व में, कमाल पाशा के नेतृत्व में। अब आप समझिए कि तुर्की में क्रांति हो चुकी है, वहां पे ही खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था फिर वो भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगा? तो इसके साथ ही फिर क्या होता है? भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये नाम ध्यान रखिएगा, कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे भी ये खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। तो ये खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई सारी बातें एक बार आप क्लास को वापस से सुने, अपने नोट्स बनाएं, और फिर भी आपको कोई बात का डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम अब असहयोग आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। अगली जो क्लास रहेगी वो हमारी असहयोग आंदोलन से रहेगी। और खिलाफत आंदोलन के क्वेश्चंस का टेस्ट आज एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से आप टेस्ट जरूर दें। ठीक है, धन्यवाद।